हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया क्वांट्स के अंदर, दैट इज एवरेज। सुपर इजी चैप्टर है। आज इसके हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में जो सीखा, क्या उससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में? बिल्कुल आते हैं। आज हम कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, 2023 का, 22 का, ऐसे टोटल 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि सिर्फ कंसेप्ट नहीं, पेपर में जाके क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है वो भी समझ आए। जैसे जैसे हम एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं, आपने पिछले टॉपिक्स में भी देखा है, ताकि हमें अच्छे से चीजें रिवाइज हो पाए। इस एवरेज के अंदर हमें एलिगेशन मिक्सचर ये वाला टॉपिक भी अभी करना है, लेकिन उससे पहले जितना हमने सीख लिया है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। कौन सी क्लास कब आ रही है, कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट हो रहा है, सबका अपडेट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे जाता है। इन चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से 4 क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से देखते हैं पेपर में लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखो, देयर आर 3 पर्सन्स ए बी सी इन अ रूम। मैं एक चीज बता दूं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं ना, पहले ही माइंड में ना आप ऐसे सोच रहे हो, ओ पेपर का क्वेश्चन है, कैसा होगा सोल्व के नहीं होगा। इसको जस्ट एक स्टोरी की तरह सुनो और अपना माइंड लगाओ, अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा, तब क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ते उसको बर्डन समझना शुरू कर दोगे तब डिफिकल्ट लगेगा। बर्डन हटा दो, एक सिंपल सी कोई अपनी स्टोरी सुना रहा है, उसको हमने समझना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में यही रखना माइंड में। देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी इन अ रूम। ठीक है, 3 पर्सन्स है रूम में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इफ अ पर्सन डी ज्वाइंस द रूम, द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द रूम रिड्यूसेस बाय x kg। कहते हैं ए बी सी 3 पर्सन थे रूम में, मस्त। डी एक और पर्सन आया, इसके आने से एवरेज x से गिर गई। एवरेज गिरने का मतलब है कि सब में -x कर दो। एवरेज पे जो इफेक्ट पड़ता है हम सबके नीचे वो करते हैं। तो अगर x से एवरेज गिर रही है, मैंने कहा कि d के आने से सबका x वैल्यू गिर रही है, d के नीचे भी -x कर दिया। हमें ये बात पता है, हमें ऐसे खेलना आता है कि जो एवरेज को वैल्यू मिलती है वो हम सबको देते हैं। आगे देखो, आप कहते हैं इंस्टेड ऑफ d, अरे d नहीं आया। इफ पर्सन E ज्वाइंस द रूम, कि अगर D की जगह E आ गया फिर क्या होगा? द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द रूम इंक्रीजेस बाय 2x kg। अगर D की जगह E आता है, लिख देते हैं यहाँ पे A B C E, तो सबका क्या होता है? एवरेज 2x से बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे +2x कर देती हूँ जब रूम में E आता है। D के आने से -x हो रहा है, E के आने से +2x हो रहा है। बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। इफ द वेट ऑफ E इज 12 kg मोर देन दैट ऑफ D, E का वेट ज्यादा है D से, कितना? 12 kg। मतलब E और D में कितने का डिफरेंस है? 12 kg का। E के पास ज्यादा है तो E माइनस D इज इक्वल्स टू 12। E और D में 12 का डिफरेंस है, E के पास ज्यादा है, ज्यादा वाला पहले लिखते हैं, मतलब E माइनस D कितना है? 12 है। मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ये रहे ऑप्शन, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। बताओ क्वेश्चन, पहले स्टोरी समझ आई, सोल्यूशन पे जाते हैं। स्टोरी समझ आई, D आता है तो -x हो जाती है एवरेज, E आता है तो 2x हो जाती है एवरेज, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। करें स्टार्ट, ध्यान से देखना। अगर इसके आने से -x हो रही है एवरेज, ये कितने का फर्क पड़ रहा है? टोटल 4x का पड़ रहा है। बहुत ध्यान से समझना, इसके आने से x एवरेज गिर जाती है, बिल्कुल गिरती है, लेकिन टोटल कितना गिर रहा है? 4x गिर रहा है। अगर पहले एवरेज k रही होगी, इसके आने से -x हो रही है, इसके आने से अगर एवरेज गिर रही है तो ये कम वेट लेके आया होगा। बिल्कुल सही, कितना कम वेट लेके आया होगा? k तो था इनका पहले एवरेज, इससे कम वेट लाया। कितना कम वेट लाया है? जो ये डिफरेंस है, ये -x कितना है? -4x। D का जो वेट है वो k -4x है। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, ये आया, इसने एवरेज गिराई तो इसके पास कम वेट होगा। कितना कम वेट होगा? इसने -x कितना टोटल गिरा है? -4x गिरा दिया इसने। ठीक है, k पहले से था, k -4x इसका वेट यहाँ लेंगे। E के आने से 2x बढ़ रहा है, मान लो पहले क्या था? एवरेज k था, इसके E के आने से क्या बढ़ रहा है? हमारे पास एवरेज बढ़ रही है 2x से। ठीक है, तो E का मतलब, इसका मतलब क्या है कि E का वेट ज्यादा है, तभी इसके आने से एवरेज बढ़ रही है। इसके आने से एवरेज कम हो रही थी, इसका वेट कम था इनके कंपैरिजन में, इसके आने से हमारा एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके पास वेट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? K तो पहले वाला इनके वाला ही है,
और इसने क्या किया, आके 2 4 6 8 8x बढ़ाया है तो k प्लस 8x, ई का वेट रहा होगा k प्लस 8x। जो ये कम करते हैं इनका टोटल हम ले लेते हैं। इसने -x 4 बार कम किया, k माइनस 4x इसका वेट हो गया। इसके आने से वेट गिरा था तो इसलिए k माइनस हुआ, इसके आने से वेट अप हुआ तो k पहले वाला और ये प्लस जितना इसने किया टोटल ले लो प्लस 8x। ये d है ये e है, हमें e माइनस d कितना दिया हुआ है 12, e डालते ध्यान से देखना, हम भी यहाँ पे e माइनस d निकालेंगे। e की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ध्यान से, k प्लस 8x डाल दो, d की वैल्यू क्या है k माइनस 4x, k माइनस 4x इज इक्वल्स टू 12, माइनस अंदर जाएगा k प्लस 8x माइनस k प्लस 4x इज इक्वल्स टू 12। सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 12x इज इक्वल्स टू 12 बनेगा, x की वैल्यू क्या आ रही है दैट इज 1। सुपर इजी क्वेश्चन। ये कंसेप्ट हमने सेकंड क्लास में सीखा था एवरेज की सेकंड पार्ट में, कि अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सबका माइनस कर रहा है तो टोटल लॉस कितने का हुआ -4x का। k मान लो इसकी पहले एवरेज थी, इसके आने से -x लॉस हुआ ना, पहले भी तो कुछ एवरेज रही होगी, मैंने k मान ली तो k -4x ये वेट लेके आया है, तभी सबको -x लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। हमने ये सीखा था सुखो दुखो साथ में बांटेंगे, तो इसने -4x का लॉस साथ में बांटा था। क्लियर है चीज? अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स देखे तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, वही सब यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैट 2022 का स्लॉट नंबर 2 स्लॉट भी मेंशन है, ध्यान से। मनु अर्न्स 4000 पर मंथ एंड वांट्स टू सेव एन एवरेज ऑफ 550 पर मंथ इन अ ईयर। हमारी कितनी है अर्निंग 4000, सेव कितना करना चाहते हैं 550। आगे चलते हैं। इन द फर्स्ट 9 मंथ्स हिज मंथली एक्सपेंस वाज 3500। फर्स्ट 9 मंथ्स में वो 3500 तो खर्च ही रहा था। अगर मंथली एक्सपेंस 3500 है, 4000 उसकी अर्निंग है, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा 500। तो 1 से लेके 9th मंथ तक उसने कितना सेव किया दैट इज 500। ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट से लेके 9th मंथ तक कितना सेव किया दैट इज 500। क्यों? 4000 उसकी क्या थी पूरी अर्निंग में 3500 उसका क्या था दैट इज उसका खर्चा था, तो 500 वो सेव ही कर रहा होगा। बिल्कुल सही है, 9th मंथ तक वो 500 ही सेव करता रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंड ही फोर्सेस दैट 10th month onward this monthly expense will increase to 3700। वो कहता है उसने देखा कि 10th month 11th और 12th की बात करें तो क्या होगा, उसका जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा 3700, मतलब वो सिर्फ 300 ही सेव कर पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझना। उसने क्या कहा कि पहले 4000 उसकी टोटल अर्निंग है, वो क्या कर रहा है 3500 खर्चा कर रहा है, मतलब 500 ही जोड़ पाएगा। बाकी 3 मंथ्स जो है वहां पे 3700 उसका खर्चा हो गया, 300 ही बाकी 3 मंथ्स में वो सेव कर पाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। आगे लिखा है इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली सेविंग्स टारगेट his monthly earnings in rupees from the 10th month onward should be। वो कह रहा है अगर उसको अपना सेविंग टारगेट कंप्लीट करना है तो 10th मंथ से उसकी अर्निंग क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो उसको कितना जोड़ना है 550 पर मंथ वो जोड़ना चाहता है 1 साल के लिए। बिल्कुल सही है। उसकी सैलरी कितनी है 4000। स्टार्टिंग के 9 मंथ्स तक वो सिर्फ 500 ही अपना सेव कर पाया, मतलब वो पहले ही यहाँ पे पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है 50 रुपीज पर मंथ पीछे चल रहा है, मतलब यहाँ पे 450 उसने कम सेव किया। 50 यहाँ 50 यहाँ 50 into 9 450, मतलब यहाँ पे वो 450 की रेस से पीछे चल रहा है। उसने कहा था ना कि मैं 550 पर मंथ सेव करूंगा, लेकिन उसने फर्स्ट 9 मंथ नहीं किया, वो सिर्फ 500 ही सेव कर पाया। वो इन टोटल 450 पीछे चल रहा है। बिल्कुल सही। वो कहता है 10th मंथ से तो और कम हो गया कि वो 300 ही सेव कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे उसको कितने का कम पड़ा 300 कर रहा है। कितना करना था उसको 550, 250 250 250, यहाँ पे वो 750 पीछे चल रहा है। तो वो कहता है आप ये बताओ अगर उसे ये टारगेट कंप्लीट करना है 550 पर मंथ वाला एवरेज वाला, तो 10th मंथ से उसकी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए। पहले कितनी है 4000, तो 10th मंथ से कितनी सैलरी उसकी हो जाए कि वो ये वाला जो गैप पड़ गया है उसके अभी के खर्चों से वो वाला कंप्लीट हो जाए। मेरी बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्टोरी की तरह समझ आई बात? पक्का? अगर नहीं समझ आई ना एक बार पॉज करके पहले दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो
और भी जो कोई छोटा बड़ा डाउट हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 450 का है, यहाँ 750 का है, 7 और 4 11, ये 1200 का गैप डल रहा है। अगर अभी की सिनेरियो की बात करें, वो 3700 उसका एक्सपेंस है, यहाँ पे उसका 3500 था, इतने ही जोड़ पा रहा था, उसको ये 1200 रिकवर करने हैं इन 3 मंथ्स के अंदर। वो 1200 से पीछे रह रहे हैं ना, ध्यान से, यहाँ पे उसको 550 जोड़ने थे, 500 जोड़ पा रहा है, 450 यहाँ कम रह गए, इसको यहाँ पे 550 जोड़ने थे, 300 जोड़ पा रहा है, 250 यहाँ कम है, टोटल 750 कम हो गए, इन टोटल 1200 कम है अभी उसके पास। यहाँ से कितनी सैलरी हो जाए ये 1200 रिकवर कर जाए? बहुत इजी, ये 1200 को रिकवर करना है 3 पार्ट्स के अंदर, 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 400। अगर हर मंथ उसकी 400 से भी सैलरी बढ़ गई ना, तो यहाँ पे वो ये 1200 रिकवर कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो वो जोड़ ही रहा है ना, उसको ये रिकवर करना है जो उसका गैप आ रहा है, 1200 रिकवर करना है, वो भी 10th मंथ के बाद, ठीक है। और इन ईयर, ये नहीं बाद वाला, उसने एक साल के अंदर ये वाला टारगेट लिया था कि 550 पर मंथ से पैसे जोड़ूंगा। तो ये जो 1200 का गैप अभी के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसकी अर्निंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, ये हम कैसे कवर कर सकते हैं कि अगर उसकी सैलरी बढ़ जाए, कितने से 1200 रिकवर करना है 3 मंथ्स के अंदर, 400 से सैलरी बढ़ जाए, पहले 4000 थी, अब कितनी हो जाए, अगर 4400 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर आपको मेरे समझाने से पहले क्वेश्चन समझ आ जाता है, आंसर क्लिक हो जाता है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ आ रहा तो मेरे साथ सारे डिस्कशन सुनो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट माइंड में बैठने वाला है। क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं? इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर 32 है 60। ए और बी सेक्शन की बात करें, अगर ऑन एन एवरेज मार्क्स की बात करें, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 32, सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 60। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर दिस। आगे देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 लेस देन द सेक्शन बी। इसमें 10 स्टूडेंट कम है, तो अगर मैं यहाँ पे n+10 ले लूं तो यहाँ पे क्या है n ले लेंगे, है ना, 10 स्टूडेंट कम लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे n ले लूं, एक ही बात है, वो कह रहे हैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट कम है, यहाँ 10 स्टूडेंट कम है, या यहाँ 10 स्टूडेंट ज्यादा है, एक ही बात है ना। तो मैंने यहाँ पे n ले लिया, यहाँ पे n+10 ले लिया, आप यहाँ पे n-10 ये भी सिनेरियो उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं माइनस वाला नहीं प्लस वाला कंसीडर कर रही हूँ। क्लियर है चीज? तो उसने कहा यहाँ पे 10 स्टूडेंट कम है, तो आप n और n+10 भी ले सकते हो कि यहाँ 10 स्टूडेंट कम लिखो, या यहाँ 10 स्टूडेंट ये बोल दो यहाँ ज्यादा है, एक ही बात होती है। या फिर यहाँ n लेके यहाँ n-10 ले लो, आपकी इच्छा है। मैं ये वाला कंसीडर कर रही हूँ। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। n क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। चलिए आगे लिखा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट अक्रॉस बोथ द सेक्शंस कंबाइंड इज एन इंटीजर। अगर कंबाइंड सेक्शन का निकाला जाए एवरेज, वो इंटीजर आता है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता। देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। हमें डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए के। एंड सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं? n। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ n निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ n निकालना है, उनका डिफरेंस चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस एवरेज के अंदर। समझ आया क्वेश्चन? 32 16 की एवरेज है, स्टूडेंट्स के मार्क्स 32 के आसपास आते हैं, 60 के आसपास आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट n+10 है, मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। सुपर इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब मुझे पता है उन्होंने एक हिंट दिया है कि कंबाइंड जो एवरेज है वो एक इंटीजर है, ठीक है। कंबाइंड एवरेज कैसे निकलती है? 32 इंटू n प्लस 60 इंटू n+10 अपॉन n+n+10। ये एक इंटीजर आनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिखाया था, अगर 15 एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी है, 20 एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी है, 15 इंटू दैट एवरेज प्लस 20 इंटू दैट एवरेज। अगर आपने नोट्स बनाया अभी की अभी देखो, वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। 30 यहाँ पे n स्टूडेंट्स के 32 मार्क्स, n+10 के 60 है, तो कंबाइंड एवरेज कैसे निकलेगी? n इंटू 32 प्लस n+10 इंटू 60, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n+n+10। आंसर एक इंटीजर आएगा, ये हमें हिंट मिल रखा है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये क्या बनेगा? 32n प्लस 60n प्लस 600। यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज 2n+10। इसका आंसर क्या आना चाहिए?
एक इंटीजर आना चाहिए। अब देखो 32n प्लस 60 कितना हो गया 92n प्लस 600 दैट विल बी 2n प्लस 10, ऊपर से भी 2 कॉमन नीचे से भी, दैट विल 2 4 द 8 2 6 द 12, यहाँ पे आएगा दैट विल बी 2 पे कर रहे हैं 30 300, यहाँ पे आएगा n प्लस 5। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। समझ आई चीज। क्वेश्चन देख के पहले उसको एक स्टोरी की तरह समझो, उसमें है क्या एक्चुअली में समझ आ जाए। एकदम उसको देख के ऐसे नहीं होना इसमें करूँ क्या, स्टार्ट जो भी आपको उसमें पता है, जो आपको अगर आप तैयारी करके चलिए क्वेश्चन का टाइप वहां समझ आता है, जस्ट स्टार्ट, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा हिट होता है जो आपको हेल्प करता है। जैसे इन्होंने टीजर वाला दिया है, अब मुझे किससे मतलब है, एन से मतलब है। अब एन के साथ कैसे खेलूं, मुझे इस एन के साथ खेलना है, खेल सकते हैं। यहाँ पे 2 बार एन है, इसको एक सिंगल एन में कन्वर्ट करती हूँ, 2 एन है ना, एक सिंगल में ले आती हूँ। 2 एन के साथ खेलना इज डिफिकल्ट, एक एन के साथ सिंपल है। यहाँ पे एन प्लस 5 है, ऊपर भी एन प्लस 5 बनाने की कोशिश करती हूँ। एन प्लस 5 कब बनेगा, जब 46 कॉमन आएगा। अब ध्यान से देखना 46 इंटू 5 कितना होता है, देखो ध्यान से, 6 5 द 30 4 5 द 20 20 और 3 दैट विल बी कितना हो जाएगा 23, 230 होता है। तो मैं 46n 300 को 230 प्लस 70 लिख रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ n प्लस 5। क्यों ऐसा लिखा, अगर मैं 46 कॉमन लेती हूँ ये n प्लस 5 बन जाएगा, प्लस 70 अपॉन n प्लस 5। इस मैंने 300 को 230 प्लस 70 इसलिए तोड़ा ताकि ये n प्लस 5 यहाँ से कॉमन निकला है। मैंने 46 इंटू 5 करके देख लिया 230 होता है, तो अगर यहाँ से 46 मुझे कॉमन निकालना था और 5 चाहिए तो यार 230 चाहिए था, तभी मैं लिख पाती उसकी जगह 5। तो मैंने 300 को 230 प्लस 70 लिखा ताकि जब मैं 46 बाहर निकालू ये n प्लस 5 है। इसको अलग अलग करो, 46 n प्लस 5 अपॉन n प्लस 5 प्लस 70 अपॉन n प्लस 5, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 46 प्लस 70 अपॉन n प्लस 5 आ गया। ये 46 तो इंटीजर है, इसको भी इंटीजर बनना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा था कंबाइंड जो हमारा एवरेज है वो एक इंटीजर है। तो अगर इसको भी इंटीजर बनना है तो हमें n की वैल्यू ऐसी चूज करनी है जो आंसर इंटीजर ही बनाए। यहां तक क्लियर है, पक्का। डिस्कस करें आगे, चले। हमारे पास बचा है 46 प्लस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पास बचा 46 प्लस दैट इज 70 अपॉन n प्लस 5। मुझे n की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये इंटीजर ही रहे, ये तो इंटीजर ही है। n को 1 डालूंगी, 1 प्लस 5 6, 70 बाई 6 पॉइंट्स में आंसर आएगा। n को 1 नहीं ले सकते, n इंटीजर लेना है, n 0 नहीं ले सकते, n -1 नहीं ले सकते। n इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 से ही शुरू होंगे, तो n को 1 डालेंगे, ये बात नहीं बनी। n को 2 डालें, 2 प्लस 5 7, 77 के टेबल पे जाता है, पूरा पूरा काम बन जाएगा। n की वैल्यू 2 ले सकते हैं। 3 प्लस 5 8, 8 70 को नहीं कट करता। 4 प्लस 5 9 नहीं करता। 5 प्लस 5 10, 10 70 को कट करता है, तो हम n को 5 ले सकते हैं। ऐसे आप 6 चेक करोगे, 7 8, इसको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कैलकुलेशन होगी जब प्रैक्टिस होती है। 7 प्लस 5 कितना होगा, दैट विल बी 12, वो भी नहीं होगा। 8 प्लस 5 दैट विल बी 13, 9 प्लस 5 14 पे जाता है, तो हम n को 9 ले सकते हैं। n को हम डालेंगे 10, 10 प्लस 5 15, 11 12, इस पे नहीं होगा। 12 प्लस 5 17, किसी पे नहीं होगा। 70 को और कौन कौन कट करता है, 70 को 35 कट कर सकता है। 35 टू द 70 होता है। हम लास्ट में देखना शुरू करते हैं। 35 तो यहाँ पे हम डालेंगे n की जगह 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। देखो 30 प्लस 5 35, ये पूरा पूरा कट करता है। हमें पूरा पूरा कट करने वाला n ही डालना है ताकि ये इंटीजर है। n को 30 डालोगे, 30 प्लस 5 35, 70 को कट कर पाएगा। n को और क्या डाल सकते हैं, n को 65 डालो, 65 प्लस 5 70, ये पूरा पूरा कट करेगा। आप n को 65 से ऊपर डाल ही नहीं सकते। 66 प्लस 5 71, वो इसको नहीं कर पाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू जो 70 को कट कर सकती है दैट इज हमारे पास है 65। मेरी बात बहुत है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 70 को कट करने वाला क्या है, जो 70 बनेगा। तो यहाँ पे हम n की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं 65, ताकि वो 70 बने और वो कट करे। आप बीच वाली वैल्यूज चाहे ना भी चेक करो, ये रहा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये रहा आपका मिनिमम वैल्यू। 65 माइनस 2 दैट इज 63, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही निकाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 63। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर इन सेक्शन ए आर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए
मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, दैट इज 63। क्लियर हुई चीज। आप बीच वाली वैल्यूज चाहे ना भी निकालते, मिनिमम वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 से कम देखो 1 है नहीं, 2 पे हो रहा है, 2 + 5 7, 7 से कट हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू खुद 70 है जो 70 को कट कर सकता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 70। अब 70 कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे 65 चाहिए, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 65 हो सकती है। 70 से बड़ी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है जो पूरा पूरा 70 को कट करे, नीचे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो 70 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ कट कर सकती है, उसके लिए n को 65 होना पड़ेगा। मिनिमम 2, मैक्सिमम 65, 65/63, बीच वाली नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। ये क्वेश्चन था, समझ आया? पक्का देख लो अच्छे से। यही आपको देखो, अगर क्वेश्चन पढ़ के अभी चीजें नहीं समझ आती, टाइम लगता है, तो ये पढ़ने का ही टाइम है। परफेक्शन कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे। तो कभी ना कभी तो ये टाइम आएगा जब आपको चीजें सीखनी ही है। पहले से अपने आप से परफेक्शन नहीं आती, धीरे धीरे आने लगती है जब क्वेश्चन समझ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अनियन इज सोल्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स एट द रेट ऑफ ₹10, 20, 25, 50 पर केजी। हमें ना रेट्स बताए गए कि अनियन का फर्स्ट मंथ में रेट था ₹10 पर केजी, ₹20 पर केजी, ₹25 पर केजी। ये हमें पैसे यहाँ बताए गए हैं, रुपीस बताए गए हैं। अब फैमिली स्पेंड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अनियन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ। फर्स्ट मंथ की बात करें, सेकेंड मंथ की बात करें, थर्ड मंथ की बात करें, चाहे रेट ऊपर हो रहा है चाहे नीचे हो रहा है, वो फिक्स्ड अमाउंट ही अनियन पे खर्च करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो सिर्फ 200 का ही लेना है अनियन, चाहे 15 रुपए किलो है, चाहे 10 रुपए किलो है, चाहे 20 रुपए किलो है, मैं तो 200 रुपए का ही अनियन लूंगी, जितने किलो आते हैं ले आओ। उन्होंने एक फिक्स कर दिया प्राइस, 200 में एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि फैमिली ने अनियन के लिए एक्सपेंस फिक्स कर दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ के लिए। आगे देखो, एंड देन स्पेंड्स हाफ द अमाउंट ऑन अनियन फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितना यहाँ स्पेंड किया था उससे हाफ यहाँ स्पेंड करेंगे। मान लो यहाँ 200 स्पेंड किया था, तो यहाँ पे वो 100 स्पेंड करेंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पहले 3 मंथ्स पे उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट स्पेंड किया अनियन पे, बाकी 2 मंथ्स पे उन्होंने उससे हाफ स्पेंड किया, ठीक है। द एवरेज एक्सपेंस फॉर अनियन इन रुपीज पर केजी। आप सारा कितना अनियन लिया, कितने पैसों में लिया, ठीक है, आप मुझे बताओ इन एंड टोटल ये पूरे 5 महीने का ऑन एंड एवरेज उनको अनियन कितने रुपए में पड़ा। देखो ध्यान से, ये लिखा है द एवरेज एक्सपेंस फॉर अनियन, अनियन कितने का पड़ा इन रुपीस पर केजी फॉर द फैमिली ओवर दीज 5 मंथ्स क्लोजेस्ट टू। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो एवरेज किसके क्लोजेस्ट है, 80, 26, 60, 20। हमें ये बता रही है कि ठीक है पहले 3 मंथ फिक्स था, बाकी 2 महीने में आधे उन्होंने पैसे खर्च किए। ऑन एन एवरेज की बात करें तो उनको जो प्याज का रेट है, अनियन का रेट है पर केजी क्या पड़ा वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, प्याज का रेट क्या रहा, 10, 20, 25, 25 एट 50 पर केजी, ये 5 मंथ्स में रेट रहा। हम क्या करते हैं, ऐसा कोई नंबर चूज करते हैं जहां से हम इजीली पता लगा पाए कि फर्स्ट मंथ में इतना खरीदा होगा, सेकंड मंथ में इतना खरीदा होगा। उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। मेरे बात बहुत ऐसे बताया, एलसीएम सुन के ऐसे बताओ जरा क्यों निकाला, अभी बताती हूँ, बताऊंगी इसका बेनिफिट। हम 10, 20, 25, 25, 50 इनका एलसीएम निकालते हैं। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आने वाला है 100। ध्यान से बनना, एलसीएम आने वाला है 100। और 10 को क्या लिखोगे 5 × 2, 20 को क्या लिखोगे 5 × 2 × 2, 25 को 5 × 5, 50 को दैट विल बी अगेन 5 × 2 × 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर उठाओ। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है। दैट विल बी कितना आएगा, दैट विल बी 100। एलसीएम कितना आया 100 है। एलसीएम निकालने से फायदा होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ऐसा हमने एक मल्टीपल उठा लिया एलसीएम, दैट इज 100। हमने मान लिया कि हमने 100 रुपीज फिक्स किए पहले 3 मंथ्स में। एलसीएम निकालने से कैलकुलेशन इजी होती है, कैसे बता रही हूँ। हमने पैसे कितने फिक्स किए 100। अब क्वांटिटी देखते हैं, पहले 10 रुपीज पर केजी था, अगर मैं 100 रुपीज खर्च कर रही हूँ मतलब मैं 10 केजी खरीद कर ला रही हूँ मार्केट से। 10 रुपए किलो है, बिल्कुल मेरे पास 100 रुपीज है, तो मैं कितने ला रही होंगी मार्केट से 10 केजी ला रही होंगी। तो पहले मंथ में मैं 10 केजी क्वांटिटी लाई। सेकेंड मंथ की बात करते हैं, अब क्या रेट है 20 रुपीज पर केजी, मेरे पास है 100 रुपीज ही, तो अब मैं मार्केट से कितना परचेज करके ला रही हूँ
5 kg, है ना। 1 kg का रेट कितना है 20 रुपीज, पैसे कितने हैं मेरे पास 100 रुपीज, 100 रुपीज में 20 रुपए का रेट है, 5 किलो पे आ जाने वाले हैं, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। आगे चला थर्ड मंथ में भी मेरे पास 100 है, अब रेट कितना है 25, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना kg आ रहा होगा 4 kg अनियन ही मैं परचेज कर पा रही होंगी, ठीक है। अब उसने कहा था यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 50 है, अब रेट कितना है 25 है, अगर मेरे पास 50 रुपीज है, 25 पर केजी का रेट है, तो मैं 2 kg ही परचेज कर पा रही होंगी। मेरी बात समझ आ रही है। फोर्थ मंथ के अंदर उसने वो फिफ्थ में क्या कहा था हाफ कर 50-50 कर दिया आपने। अब फोर्थ मंथ के अंदर अगर मेरे पास 50 रुपीज है और 25 का रेट है, मैं 2 kg परचेज कर पा रही हूँ। फिफ्थ मंथ के अंदर पैसे कितने हैं 50, प्याज का रेट भी कितना है 50, तो मैं 1 kg ही परचेज कर पा रही होंगी। एलसीएम लेने से क्या होता है, ये हमें पूरे नंबर मिल लिए। मेरे पास 100, मैंने ऐसा एक नंबर एलसीएम निकाल दिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इजीली मुझे कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी दी। इसने एक 100 लेने से मेरा पूरे नंबर आ गए। अच्छा 100 रुपीज में 10 kg लिया होगा, 100 रुपीज में 5 kg लिया होगा, कहीं भी 4.5 kg नहीं आ रहा, कहीं भी 2.3 नहीं आ रहा, पूरे नंबर आ रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर जो सबको इजीली सबसे इजीली डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमें एलसीएम हेल्प कर गया। तो पहले मैंने 100 फिक्स किया, फिर मैंने 50 फिक्स किया। आप 100 की जगह 200 भी फिक्स कर सकते थे, आंसर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें निकालने कितने पैसे लगे, देखो इनमें 5 मिनट में कितना परचेज किया, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 2 21, 22, टोटल 22 kg की परचेजिंग हुई, ठीक है। और पैसे कितने लगे, पैसे हमारे लगे 300, 400 रुपीज थे, और मैंने 22 kg परचेज किया, ये ऑलमोस्ट 18 के पास आएगा। मतलब मुझे अगर 5 महीने की बात की जाए तो अनियन का प्राइस 18 पर केजी के आसपास पड़ गया। मेरे टोटल पैसे 400 लगे, परचेजिंग मेरी 22 kg की हुई है, तो 18 के आसपास आंसर आएगा। आप डिवाइड करके देखोगे, इसका मतलब जो मेरे को रेट पड़ रहा है अनियन का, दैट इज 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से पड़ा लास्ट 5 मंथ्स के अंदर। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ चले, आप 100 की जगह यहाँ 200 भी फिक्स कर सकते थे, यहाँ 100 भी आ जाता, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, 18 के आसपास ही आंसर आ रहा होगा। उसने कहा था क्लोजेस्ट टू, उसने एग्जैक्ट नहीं पूछा, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। ये 21 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। एवरेज से मिक्स्ड एलिगेशन में सब मिला के बोल रही हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर आप क्वांट्स के अंदर पेपर में जाके 8 से 12 क्वेश्चन भी अच्छे से निकाल पा रहे हो, आप अच्छा परसेंटाइल ले जाओगे। मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगता है। आई होप आपको चीजें अच्छी सी क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे। आई होप आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ताकि आप अपडेटेड रहो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।